Next subtopic of sound wave is longitudinal waves. अभी तक हमने डिस्कस किया कि साउंड वेव जो है उसको हम किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर हमें उसके लिए वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए तो क्या ये बात वाकई ठीक है कि साउंड प्रोड्यूस करवाने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। इसको हमने एक्टिविटी परफॉर्म करके प्रूव कर लिया कि वाकई ऐसा होता है कि जो बॉडी वाइब्रेट करती है वही साउंड प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, देन हमने नेक्स्ट डिस्कस किया कि साउंड वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। ठीक है, मीडियम बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जा सके। ठीक है, एंड हमारे केस में जो मीडियम यूज़ हो रहा था वो मोस्टली एयर होता है एंड हमने उसको भी एक्टिविटी परफॉर्म करके डिस्कस कर लिया कि वाकई ये बात ठीक है कि अगर हमें साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हमें कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होगा। अब हम बताएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल नेचर बताएंगे, नेचर ऑफ साउंड वेव, कि जो साउंड वेव अब हमारे पास है उनकी कौन सी नेचर है। अब मैकेनिकल तो है कि उन्हें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, लेकिन मैकेनिकल के भी हमारे पास फर्दर टू टाइप्स हैं कि हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चाहिए या ट्रांसफर वेव्स चाहिए। पहली बात है कि हम देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव नेचर में क्या होता है। बेसिकली हमारे जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट या मूव along the direction of wave। ठीक है, जो भी हमारे पार्टिकल के मीडियम होंगे वो किस तरह से मूव करेंगे, जैसे जैसे वेव मूव करेगी। इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी कहलाती हैं वेव, साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती हैं। ठीक है, अब हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि वाकई क्या साउंड वेव की नेचर लॉन्गिट्यूडनल ही है या ट्रांसवर्स है। ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। एंड अब हमारा पर्पस क्या है कि हमने बताना है कि वाकई क्या पार्टिकल ऑफ मीडियम जो हैं वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होती है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक ट्यूनिंग फोक लिया। ट्यूनिंग फोक किस तरह यू शेप होता है जिसके नीचे यू हैंडल सा बना होता है। ठीक है, उसको पहले हमने रबर पैड पे मारा या रबर हैमर वगैरह पे, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ पे मारा जिससे उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाई जा सके। ठीक है, अभी पहले ये बिल्कुल क्लियर पड़ा हुआ था। ठीक है, इसके अंदर कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करवाई थी और ये एयर के अंदर था, तो एयर की जो लेयर्स बन रही थी वो इस तरह से थी। ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथली एयर चल रही थी, इसके अंदर कोई हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं की थी, क्योंकि वेव क्या होती है, बेसिकली डिस्टर्बेंस ही होती है। अब हमने डिस्टर्बेंस किससे कॉज करनी है, इस ट्यूनिंग फोक से। ट्यूनिंग फोक को हम लोग वाइब्रेट करवाएंगे। ठीक है, अब हमने वाइब्रेट करवाने के लिए क्या करना है, एक रबर हैमर लें। ठीक है, इस तरह की बनी हुई जिसके आगे ये रबर लगी हुई है, इसके ऊपर जोर से उसको मारेंगे, स्ट्राइक करेंगे। हमारा जो ट्यूनिंग फोक है तो उसकी जो आर्म्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली आर्म्स है, इनको कहते हैं प्रोंग्स। तो जिस साइड को हम मारेंगे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, लेट सपोज अब उसकी पहले पोजीशन ये थी, अब जब हमने इसको वाइब्रेट करवाया है तो ये आगे पीछे मूव करेगी ना इस तरह से। तो क्या हुआ, जब ये आगे गई तो इसकी पोजीशन ये होगी। ठीक है, लेट सपोज ये बी पोजीशन है। अब देखिए ये जब आगे गई है, इसका मतलब है जो यहाँ पे एयर की लेयर प्रेजेंट थी उनको धक्का लगे और वो पीछे की तरफ हो गई हैं। ठीक है, पहले वो बिल्कुल नॉर्मल थी, अब जब इसकी डायरेक्शन या इसकी पोजीशन यहाँ से उठ के यहाँ तक आ गई है तो जितने भी एयर की लेयर्स यहाँ प्रेजेंट थी उनको पुश धक्का लगे। ठीक है, उनको पुश किया गया है तो वो क्या कर जाएंगी, आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगी। ठीक है, इतने करीब करीब आ जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, सो ये हो जाएगी हमारी कंप्रेशन, जिसमें आगे फर्दर क्या करेगी,
और क्योंकि एयर की लेयर्स क्या करी है, कंप्रेस करी है, पास पास आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको, क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करवाई है, वाइब्रेशन एक तरफ तो हो नहीं सकती, ठीक है। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, बॉडी आगे पीछे अपने फिक्स पॉइंट के मूव करती रहती है। अभी तो सिर्फ ये फिक्स पॉइंट के एक तरफ मूव की है, बी पोजीशन पे, ठीक है। तो बी पोजीशन पे जब ये मूव की तो इसने एयर की लेयर्स को कंप्रेस कर दिया और वो बहुत करीब करीब आ गई। अब ये जो करीब आई हैं वो क्या करेंगी, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती जाएगी दूसरी लेयर्स के अंदर, तो कंप्रेशन उठ के आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह और आगे चली जाएगी और आगे जाती जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो वेव है उसका बेसिक फंक्शन है एनर्जी को ट्रांसफर करना, ठीक है। सो इसका मतलब है अगर इस पोर्शन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हुई है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगले में भी वो एनर्जी ट्रांसफर करके खुद आगे की तरफ मूव कर जाएगा और पीछे इस तरह से स्मूथ लेयर्स रह जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही हो रहा है कि कंप्रेशन जो है थोड़ी देर बाद आगे आगे मूव करती जाएगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है और एनर्जी ने आगे ट्रांसफ़र होते रहना है। अब हमारे पास दूसरा केस क्या आएगा, जब ये अभी तो हमारे पास एक तरफ मूव किया, अब दूसरी तरफ भी तो मूव करना है, क्योंकि वाइब्रेशन इस तरह होती है कि फिक्स पॉइंट के अलोंग यूँ मूव करती है बॉडी, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इस बात को डिस्कस किया कि पोजीशन यहाँ पे आ गई है प्रोंग की, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये पीछे चली गई है। अब जब पीछे जाएगी, लेट्स सपोज ये ए पोजीशन है हमारे पास, तब क्या होगा कि अब यहाँ पे इतनी जगह खाली हो चुकी है, यानी कि ये कंप्रेशन तो आगे शिफ्ट हो गई और यहाँ पे क्या बची, बिल्कुल नॉर्मल लेयर्स, ठीक है, नॉर्मल लेयर्स हो गई। अब जब ये पीछे की तरफ मूव किया, अब इन लेयर के पास और स्पेस आ गई है कि ये अपने आप को एडजस्ट कर सकें, तो ये क्या करेंगी, ये और खुली खुली हो जाएंगी, बहुत खुली खुली सी होके ये इतना इतना गैप जो है वो कंज्यूम कर लेंगी। पहले इनमें गैप कम था, ठीक है, इतना इतना था नॉर्मली गैप, अब उनका गैप क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो पीछे जाने की वजह से उन्हें जैसी स्पेस मिली उन्होंने उस जगह को कवर अप कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, रेयर फ्रिक्शन। एक हमारे पास होती है कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी एंड सेकेंडली जो हमारे पास है दैट इज रेयर फ्रिक्शन। अब जिस तरह हमारे पास कंप्रेशन में जो चीज़ कंप्रेस हुई है, ठीक है, उसने भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आना है, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुकी है उसने भी अल्टीमेटली क्या करना है, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आना है। क्या करने के बाद, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के बाद, ठीक है। जिस तरह कंप्रेशन पहले यहाँ पे थी और उसने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र की तो लेयर्स आगे वाली कंप्रेस होगी, फिर और आगे शिफ्ट कर दी तो यहाँ वाली लेयर्स बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, यहाँ वाली कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से जो रेयर फ्रिक्शन है, पहले वो सिर्फ यहाँ पे थी, ठीक है, इस पोर्शन में थी जहाँ पे उसको जगह मिली, अब उसने भी तो एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है। अब उसने जब एनर्जी ट्रांसफ़र की तो यहाँ पे रेयर फ्रिक्शन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करने लग गई। इसका मतलब है हमारे पास सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन बनते जाएंगे, और इस सारे प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो हमारे पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो बिल्कुल जो वेव की मोशन है उसके साथ साथ मूव करें। किस तरह से कि पहले कंप्रेशन हुई तो कंप्रेशन तब तक रहेगी जब तक वेव वहाँ पे प्रोड्यूस हुई, जैसे ही वेव आगे गई कंप्रेशन ने इस जगह को छोड़ के आगे की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह अब जो रेयर फ्रिक्शन थी वो पहले इस जगह पे थी, अब जब रेयर फ्रिक्शन की जो वेव जो हम लोगों ने प्रोड्यूस करवाई डिस्टर्बेंस, जैसे वो आगे मूव करेगी तो रेयर फ्रिक्शन भी आगे वाली लेयर्स में हो जाएगा, पीछे लेयर्स नॉर्मल रह जाएंगी। इसका मतलब है रेयर फ्रिक्शन और कंप्रेशन वेव के साथ साथ मूव कर रही है, जो डिस्टर्बेंस हम क्रिएट करवा रहे हैं उसके साथ साथ मूव होती जा रही हैं और आगे की तरफ मूव करती जा रही हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो वेव की डायरेक्शन के साथ साथ मूव कर रहे हैं, एंड अगर पार्टिकल ऑफ मीडियम वेव की डायरेक्शन के साथ साथ मूव करेंगे तो वो वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूशनल इन नेचर, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारी जो साउंड वेव है वो बेसिकली लॉन्गिट्यूशनल वेव्स हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है वो वेव की डायरेक्शन के साथ साथ ही मूव करते रहते हैं। सो ये हमारा था टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूशनल वेव्स भी हैं।